नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना विधा और आलोचना विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेटवर्क की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। आज के पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 16 सा प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 1601 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यानी कि हिंदी का आलोचक है जो कि मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ये शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या जगदीश गुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी जगदीश गुप्त इज राइट आंसर, है ना। जो जगदीश गुप्त हैं ये मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। बाकी शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में रखे जाने वाले आलोचक हैं, ध्यान में रखिएगा। अब संख्या 1602 है कि किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। यानी कि किस विधा से सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी नाटक इज राइट आंसर, है ना। जो नाटक विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना विधा का प्रारंभ हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद को माना जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शुक्ल जी की प्रथम है काव्य में रहस्यवाद और पहला नाटक माना गया कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। ध्यान में रख लीजिएगा कि आधुनिक हिंदी के प्रथम आलोचक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रचना नाटक, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 1603 है कि मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है। अरुण कमल, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे। तो मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, इसे ताले में फेंक, इसे ताले में फेंक। तो मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक ताले फार चंद्रकांत देवताले को ध्यान में रखिएगा कि मुक्तिबोध होने पर कविता और जीवन विवेक फेंक दिया जाता है। कविता और जीवन विवेक फेंक दिया जाता है ताले में, ताले फार चंद्रकांत देवताले को ध्यान में रखिएगा। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक समकालीन कवि चंद्रकांत देवताले की है। चंद्रकांत देवताले की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, अगर हड्डियों में छिपा ज्वर होता है ताले में, दीवारों पर खून है ताल में, लकड़बग्घा हंस रहा है ताल में, ताल फार देवताले को ध्यान में रखिएगा। भूखंड तप रहा है तो ताले में जाओ, है ना। पत्थर की बेंच ताल में है और उजाड़ में संग्रहालय ताल में होता है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1604 है कि निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना, है ना। तुलसी को, मार्क्सवादी आलोचक है जिन्होंने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या प्रकाश चंद्र गुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। क्या है कि मार्क्सवादी आलोचक तुलसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तुलसी को श्रेष्ठ वही मानते हैं जो राम में विलास करते हैं। जो राम में विलास करने वाला व्यक्ति होता है वो तुलसीदास को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है ना। ठीक है, चलिए। तो कौन सा आलोचक श्रेष्ठ मानता है तुलसी को, जो राम में विलास करता है। राम में विलास मतलब रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचक एवं उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद में लोग विलास करते हैं, रामविलास शर्मा की है। भारतेंदु में विलास करते हैं रामविलास शर्मा की। निराला विलास करते हैं रामविलास शर्मा। प्रगति और परंपरा में लोग विलास करते हैं रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में लोग विलास करते हैं रामविलास शर्मा। और भाषा और समाज में लोग विलास करते हैं निराला की साहित्य साधना में लोग विलास करते हैं। तो विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा। शिवदान सिंह चौहान की बात करते हैं तो प्रगतिवाद क्या होता है, शिव के दान से, शिव के दान के प्रगतवाद। साहित्य की परख शिव के दान से होती है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव को दान कर दो, शिव के दान शिवदान सिंह चौहान को ध्यान में रखिएगा। और आलोचना का मान शिव का दान,
आलोचना का मान शिव के दान, शिव के दान। और साहित्य अनुशीलन, साहित्य का अनुशीलन शिवदान करता है, साहित्य का अनुशीलन शिवदान करता है, ध्यान में रखिएगा। रंग राघव की रचनाएं आप देखना है कि काव्य कला और शास्त्र में राघव, राघव काव्य में कला होती है और शास्त्र होता है तो राघव है। समीक्षा और आदर्श राघव के हैं। काव्य यथार्थ और प्रगति राघव की है, ध्यान में रखिएगा। मुक्त बोध की बात करें तो कामायनी एक पुनर्विचार करती है मुक्तिबोध का, मुक्तिबोध का विचार कामायनी एक विचार करती है, कामायनी का पुनर्विचार मुक्तिबोध। नई कविता आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नई कविता आत्मसंघर्ष करती है मुक्तिबोध के लिए, नई कविता आत्मसंघर्ष करती है मुक्तिबोध के लिए। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति का बोध चाहता है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति का बोध चाहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और प्रकाश चंद्र गुप्त की बात करते हैं तो नया साहित्य गुप्त हो गया, नया साहित्य गुप्त हो गया। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि गुप्त हो गई और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा गुप्त हो गई, साहित्य धारा गुप्त हो गई। गुप्त मतलब प्रकाश चंद्र गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रसंख्या 1605 है कि रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, कन्हैयालाल पोद्दार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो रूपक रहस्य होता है वो सुंदर होता है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा कि रूपक रहस्य सुंदर होता है, बस ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा, है ना। रूपक रहस्य के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं। इनकी रचनाएं हैं नागरी वर्णमाला सुंदर होती है, हिंदी कोविदमाला, कोवि की रत्नमाला, हिंदी कोविद की रत्नमाला सुंदर होती है, साहित्य का आलोचन सुंदर होता है, साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान सुंदर होता है, भाषा रहस्य सुंदर होता है। सुंदर फार श्याम सुंदर को ध्यान में रखिएगा। और गुलाब नवरस, गुलाब में क्या है बोले नवरस है, नवरस गुलाब राय का है। और विश्व में क्या है वांग्मय विमर्श है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, विश्व में वांग्मय विमर्श, विश्व में। और कन्हैयालाल पोद्दार काव्य कल्प दुर्म। अब काव्य कल्प दुर्म में कौन बैठे हैं बोले कन्हैयालाल, कन्हैयालाल काव्य के कल्प दुर्म पर बैठे हैं, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रसंख्या 1606 है कि राम दाहिनीकृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ। मैंने आपको बताया था काव्य का विमर्श मिले तो दाहिने रख लो, काव्य विमर्श राम दाहिनी मिश्र की रचना है, काव्य विमर्श दाहिने रखा जाता है, दाहिन रखो, राम दाहिनी मिश्र का है। कह रहे कि 51 में, 1951 में, 1947 में, 1942 में या 1938 में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि काव्य अगर मिल जाए काव्य विमर्श तो उसको दाहिने रखो। काव्य विमर्श दाहिन राम दाहिनी मिश्र का है, 1951 में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इनकी कृतियां हैं काव्यालोक 1940 में, काव्य दर्पण 47 में और काव्य में अप्रस्तुत योजना 1950 में। अब प्रसंख्या 1607 है कि निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। अब मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर कौन नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा या फिर भागीरथ मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी भागीरथ मिश्र इज राइट आंसर, है ना। जो आलोचक हैं मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, कौन? भागीरथ मिश्र, ध्यान में रख लीजिएगा कि भागीरथ मिश्र जो है मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा ये सभी मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रसंख्या 1608 है कि भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल है, गियर्सन है, रामविलास शर्मा है या श्याम सुंदर शर्मा है। तो भाषा और समाज में क्या करता है? व्यक्ति विलास करता है, विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा। भाषा और समाज में व्यक्ति विलास करता है, विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। रामविलास शर्मा की अन्य कृतियां हैं, प्रेमचंद में लोग विलास करते हैं, भारतेंदु में लोग विलास करते हैं, प्रेमचंद और उनके युग में लोग विलास करते हैं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में लोग विलास करते हैं और आस्था और सौंदर्य में लोग विलास करते हैं। विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1609 आपके स्क्रीन पर आ गया है कि रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। अब रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? गुलाब राय, डॉक्टर अनंत प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामानंद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन। तो देखिए रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण क्या करता है? आनंद देता है। रस सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण आनंद देता है। आनंद फार डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, आनंद दीक्षित ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा कि रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण आनंद देता है। अन्य व्याख्या आप देख सकते हो, गुलाब मैंने बताया था नवरस, नवरस गुलाब में होता है। डॉक्टर निर्मला जैन के रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र।
अब रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मल होता है, रस का सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र दोनों निर्मल होता है। और पिंजरा प्रेम प्रकाशिया, तो रामानंद का पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया रामानंद। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 1610 है कि कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। इनमें एक पुस्तक है जो कि रामविलास शर्मा की नहीं है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रेमचंद और उनका युग में लोग विलास करते हैं, रसमीमांसा भाषा और समाज में लोग विलास करते हैं, आस्था और सौंदर्य में लोग विलास करते हैं, लेकिन बी रसमीमांसा में राम विलास नहीं करते हैं, बल्कि रामचंद्र शुक्ल की रसमीमांसा राम की है, रसमीमांसा राम की है। राम फार रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1611 है कि रीत काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है। सत्यदेव चौधरी, महेंद्र कुमार, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र। अब रीत काव्य की भूमिका किससे बोले सर, रीत काव्य की भूमिका नागेंद्र की है, डॉक्टर की है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर की है, नागेंद्र की है। तो जैसे भी दिमाग में बैठे, चाहे डॉक्टर की है, रीत काव्य की भूमिका डॉक्टर की है, डॉक्टर नागेंद्र की है, नागेंद्र ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। रीत काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता डॉक्टर नागेंद्र हैं। इन्होंने रीतिबद्ध काल एवं हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया है। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वांग्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के प्रतिष्ठ नामक पुस्तक लिखी। भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। भागीरथ क्या है, बोले सर हिंदी काव्यशास्त्र को पढ़ना भागीरथ है। तो हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास किसने लिखा, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास याद करना भागीरथ है, भागीरथ मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1612 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा प्रश्न गलत है, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी में आप देख रहे हैं बड़ा सा है कि साहित्य के समीक्षा के सिद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंपा। यही कथन गलत है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब बेहसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 1613 है कि प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। अब प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है, डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा अरुण हैं, या फिर डॉक्टर देवराज उपाध्याय हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो देखिए प्रखर साम्यवादी कौन है, बोले सर प्रखर साम्यवादी वही होता है जो विलास करता है, जो राम में विलास करता है वही प्रखर साम्यवादी होता है। प्रखर साम्यवादी कौन है, बोले जो राम में विलास करता है। राम में विलास मतलब राम, डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रखर साम्यवादी आलोचक है डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के रचनात्मक ग्रंथ हैं कि प्रेमचंद में लोग विलास करते हैं, भारतंजुग में लोग विलास करते हैं, निराला में विलास करते हैं, प्रगति परंपरा में विलास करते हैं, और साहित्य और संस्कृत में लोग विलास करते हैं। प्रेमचंद और उनके युग में लोग विलास करते हैं, प्रगतिशील साहित्य की समस्या में विलास करते हैं, और आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना में लोग विलास करते हैं, भाषा और समाज में विलास करते हैं, है ना। साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन में विलास करते हैं। निराला की साहित्य साधना में लोग विलास करते हैं, जिसके 3 भाग हैं, 69, 72, 75। हिंदी जाति का साहित्य में लोग विलास करते हैं। विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1614 है कि शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है। यानी कि शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर, अलंकारिकता पर, भाव या रस पर, छंद योजना पर, या रूप या शिल्प पर। तो विकल्प डी है रूप या शिल्प पर। जो शैली वैज्ञानिक आलोचना है ना, वो रूप या शिल्प पर, शैली शिल्प पर ध्यान में रखिएगा, है ना, और आसानी से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1615 की केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यानी केदारनाथ जो है ना, वो छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो देखिए केदार छायावादोत्तर कविता के पंत हैं। कौन कहा, बोले बच्चे कहते हैं।
बच्चे कहते हैं कि केदार छायावदोत्तर कविता के पंत हैं। छायावदोत्तर कविता के पंत बच्चे केदार को बच्चे कहते हैं। बच्चे फार बच्चन ध्यान में रख लीजिएगा। प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदार नाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि केदार छायावदोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। उनकी प्रमुख कविताएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था केदारनाथ में अगर आप जाएंगे, अगर फर अग्रवाल है ना, अगर आप जाएंगे तो युग की गंगा मिलेगी, नींद के बादल आपको मिलेंगे, वहाँ फूल नहीं रंग बोलेंगे, गुल मेहंदी मिलेगी, अपूर्वा मिलेगी, आत्मगंध है तुम मेरी हो, मार प्यार की थापे। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। बालेंदु कुमार केदार है ना, ठीक है। अब प्रश्न क्या 1616 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रंग दर्शन नेमचंद जैन का, रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का, प्रगति परंपरा रामविलास शर्मा का और साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो रस सिद्धांत है ना, ये रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, बल्कि रस का सिद्धांत की बात अगर हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 1616 का, तो रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का है। मैंने बताया था रस का सिद्धांत डॉक्टर लेते हैं, है ना। रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। रंग का दर्शन नेम से होता है। प्रगति परंपरा में लोग विलास करते हैं, विलास का है। साहित्य के सहचर हजार होते हैं, हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही आपको दिमाग में बैठाना है कि रस का सिद्धांत डॉक्टर लेता है, रंग दर्शन नेम से होता है नेमचंद, है ना। प्रगति परंपरा में रामविलास करते हैं और साहित्य के सहचर हजार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रश्न क्या 1617 है कि बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग्य लेखक या फिर आलोचक? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे शुरू हो गया कि सर जी जो सुंदर बाबू है ना वो आलोचक, सुंदर बाबू आलोचक हैं, आलोचक पर आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इनकी कुछ कृतियां हैं। कबीर ग्रंथावली सुंदर होती है और हिंदी कोविद की रत्नमाला सुंदर होती है। भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य सुंदर होता है और हिंदी भाषा का विकास सुंदर होता है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1618 है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यानी कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावत्मक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किसने दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने, बाबू गुलाब राय ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने? तो देखिए काव्य संसार के प्रति भाव प्रधान है गुलाब। काव्य संसार के प्रति भाव प्रधान कौन? बोले गुलाब फर बाबू गुलाब राय को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की परिकल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावत्मक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी है। इनके रचनात्मक ग्रंथ है नवरस गुलाब का, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब का है, हिंदी नाट्य विमर्श गुलाब का, तो हिंदी नाट्य विमर्श सिद्धांत और अध्ययन गुलाब का है। गुलाब पर गुलाब राय को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1619 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता अस्तित्वाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो कविता मैंने बताया था कविता नाम है और नई लक्ष्मी होती है। तो कविता के प्रतिमान नामवर सिंह का, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए भाषा और समाज में विलास करते हैं, नई कविता और अस्तित्ववाद में विलास करते हैं, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद विलास करते हैं। तो विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा। एक 3 रचनाएं BCD हैं, लेकिन ये जो है विकल्प ये कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, ध्यान में रखिएगा। यही जो विकल्प सही होगा रामविलास शर्मा का नहीं है, ठीक है। चलिए, कविता के नए प्रतिमान रचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, बल्कि यह ग्रंथ नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद आदि रचनाएं रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। अब प्रश्न संख्या 1620 प्यारा सा प्रश्न है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया?
डॉक्टर नागेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मुक्तबोध ने, रामविलास शर्मा ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन पूरा विश्व दिया। विश्व फॉर विश्वनाथ, ध्यान में रखिएगा, विश्व के नाथ ने दिया। चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्व का नाथ विश्वनाथ मिश्र ने दिया है, ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1621, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की जन्मवादी परंपरा, जनांतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब आ गया। अभी मैंने आपको बताया था, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव को दान करो। शिव के दान यानी कि शिवदान चौहान सिंह की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी शेष रचनाएं अलग अलग रचनाकारों की हैं, ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी साहित्य की जन्मवादी परंपरा में व्यक्ति प्रकाश गुप्त हो जाता है, प्रकाश गुप्त का है। हिंदी साहित्य की जन्मवादी परंपरा में प्रकाश गुप्त हो जाता है। जनांतिक नामचंद्र, जनांतिक नामचंद्र, ध्यान में रखिएगा, नेमचंद का है। और प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार करते हैं। प्रेमचंद की विरासत का सवाल शिव कुमार, सवाल शिव कुमार। अब प्रश्न संख्या 1622 है कि आधुनिक काल में गद्य विकास का सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नागेंद्र का, रामविलास शर्मा का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए, विकल्प ये रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना, सबसे प्रधान साहित्यिक घटना रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे प्रधान शुक्ल हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1623 है कि कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या सच्चिदानंद हीरानंद बास्सन अंग्रेजी हैं। तो प्रश्न संख्या 1623 का जवाब चाहिए कि कहानी नई कहानी, विकल्प सी नामवर सिंह, है ना। देखिए, कहानी नई कहानी होती है तो व्यक्ति नामवर होता है। कहानी नई कहानी लिखते जाओगे तो एक दिन आप नामवर हो जाओगे। नई कहानी, कहानी नई कहानी लिखते जाओगे तो एक दिन नामवर हो जाओगे। नामवर फॉर नामवर सिंह को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, इनकी रचनाएं हैं कि इतिहास और रचना नामवर की होती है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर की होती है, कविता के नए प्रतिमान नामवर का, वाद विवाद संवाद नामवर व्यक्ति से होता है ना। छायावाद है तो छायावाद वही छाया व्यक्ति होता है जो नामवर होता है। हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग वही व्यक्ति दे सकता है जो नामवर होगा। देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं भक्तिकाल का संदर्भ, विवेक के रंग नामवर होते हैं, आलोचना और रचना नामवर व्यक्ति की होती है, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व नामवर से होता है। तो नामवर फॉर नामवर सिंह की सब रचनाएं हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 1624 है कि हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या मधुरेश हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी, हिंदी कहानी और संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर की है। देवी शंकर अवस्थी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व। अब प्रश्न संख्या 1625 है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? 1625 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी नई कविता के प्रतिमान, है ना, लक्ष्मीकांत का। ए कविता के नए प्रतिमान, बी नई कविता के प्रतिमान, सी है कि नई कविता स्वरूप और समस्याएं, डी है कविता से साक्षात्कार। तो लक्ष्मीकांत को मैंने बताया था लक्ष्मी नई, नई और कविता नाम है नामवर का। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का, नई लक्ष्मीकांत वर्मा की, ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि नई लक्ष्मी होती है लक्ष्मीकांत वर्मा का, नए प्रतिमान नामवर का है, नई कविता स्वरूप समस्याएं जगदीश गुप्त की है। नई कविता के स्वरूप और समस्या जगदीश गुप्त, और कविता से साक्षात्कार कौन करता है? जो मलयज व्यक्ति होता है ना, वो कविता से साक्षात्कार करता है। कविता से साक्षात्कार मलयज का, नई कविता स्वरूप समस्या जगदीश की, और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, ध्यान में रख लीजिएगा।
मोस्ट रचनाएं हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अब प्रश्न संख्या 1626 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो स्वच्छंदवादी आलोचक वही होते हैं जो दुलारे होते हैं। जो व्यक्ति दुलारा होता है ना, वो स्वच्छंद होता है आलोचना करने के लिए, किसी की आलोचना कर देता है। गांव घर में देखे होंगे ना, हमारे आपके परिवार में जिस बच्चे को बहुत दुलार मिल जाता है, वो स्वच्छंद रूप से किसी की भी आलोचना कर सकती है। तो स्वच्छंद रूप से आलोचक कौन होता है? जो दुलारे होते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने जो है स्मृति में छाप लीजिएगा। और विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रतिपादन रामविलास शर्मा ने किया है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1627 है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया? नेमचंद जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल या फिर भगवत शरण उपाध्याय। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हुआ? तो विवाद उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति ना भागवत के शरण में जाता है तो क्या हो जाता है? तो उर्वशी पर लिखा गया विवाद उत्पन्न हो जाता है। उर्वशी पर विवाद उत्पन्न हो गया तो भगवत शरण उपाध्याय के पास जाओ। भगवत शरण उपाध्याय को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए विकल्प डी। उर्वशी पर लिखी गई भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 72 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1628 है कि रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1965, 1977, 1982, 1972। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रामविलास शर्मा की कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में लोग क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं। साथ साथ मतलब 1977, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 1629 है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, परमानंद श्रीवास्तव की, प्रभाकर छोत्री की। तो 1629 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी परमानंद श्रीवास्तव इज राइट आंसर। कवि का कर्म और काव्य भाषा किसका है? परमानंद श्रीवास्तव का है, ध्यान में रख लीजिएगा। कवि कर्म और काव्य भाषा श्रीवास्तव की, श्रीवास्तव का परमानंद श्रीवास्तव, ध्यान में रखिएगा। कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अनालोचनात्मक कृतियां हैं कि नई कविता के परिपेक्ष 1968, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976 में, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 में, शब्द और मनुष्य 1988 में, कविता का अर्थात 1999 में। अब यहाँ पे कुछ लेखक और उनकी आलोचना यहाँ पे देख सकते हैं। मलयज कविता से साक्षात्कार मलयज करते हैं, संवाद और एकलाप मलयज करते हैं, है ना। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना स्वरूप होता है रामस्वरूप का। आधुनिक कविता यात्रा स्वरूप है रामस्वरूप। तार सप्तक से गद्य कविता राम का स्वरूप है। कविता का पक्ष राम का स्वरूप और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन चाहती है क्योंकि उसे राम का स्वरूप चाहिए। राम स्वरूप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रभाकर छोत्री का है कि कविता की तीसरी आंख प्रभा करने के लिए होती है। प्रभाकर छोत्री को ध्यान में रखिएगा। और संवाद प्रभाकर का है। रचना एक यातना है प्रभाकर छोत्री का, और सौंदर्य का तात्पर्य प्रभाकर छोत्री का है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1630 है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आलोचना रचना है और सूची 2 में आप देख रहे हैं आलोचक हैं। नीचे आपको एक कूट दिया गया है, इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। यहाँ पे देख रहे हैं कामायनी एक पुनर्विचार। तो मैंने आपको बताया कामायनी एक पुनर्विचार करती है मुक्ति के बोध पाने के लिए, मुक्त बोध की रचना है। अधूरे साक्षात्कार कब होंगे? अगर आपका नेम नहीं होगा तो अधूरा साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए साक्षात्कार देते समय हम लोग अपना नाम लिखते हैं, नाम बताते हैं। इतिहास और आलोचना नामवर की होती है। जो व्यक्ति नामवर होगा इतिहास वही बनाएगा, उसी की आलोचना भी होगी। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और मित्रों, जिस दिन आप किसी बड़े पद पर होंगे, नाम वाले हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको बदनाम होना पड़ेगा। और आपने देखा होगा इस समय मीडिया में अच्छे अच्छे लोग जो बहुत फेम और गेम प्राप्त कर लिए हैं, नेम और फेम, उनको भी आलोचना झेलनी पड़ी है। चाहे वो विकास दीप कीर्ति सर हो, चाहे खान सर हो, कोई भी व्यक्ति हो,
ठीक है ना। प्रेमचंद और उनका युग, अब प्रेमचंद और उनका युग विलास करने के लिए होता है, विलास राम विलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा। अब इसके हिसाब से अगर मिलाएंगे तो विकल्प आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही मिलेगा। मेरे ख्याल से एक का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5, विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया है बिल्कुल सही जवाब है। की तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है, क्योंकि ये जो रचना आप देख रहे हैं निश्चित रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी किसी न किसी रूप में। एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति का बोध पाना चाहती है। अधूरा साक्षात्कार बिना नेम के हो जाएगा। इतिहास और रचना नामवर का होता है। प्रेमचंद और उनका युग विलास में राम विलास करते हैं, है ना। प्रेमचंद और उनके युग में राम विलास करते थे, तो राम विलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। आगे फिर देख सकते हैं कि एक तरफ सूची 1, सूची 2, सूची 1 में आलोचक है, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई आलोचना। नीचे आपको एक कोट दिखाई दे रहा है ना। लक्ष्मीकांत वर्मा, मैंने बताया था लक्ष्मी नई नई, तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी। राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करते हैं तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम का स्वरूप, है ना। शिवदान सिंह चौहान की बात करते हैं, साहित्य के 80 वर्ष शिव को दान कर दो, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव को दान कर दो। और शिव कुमार मिश्र का है भक्ति काव्य और लोक जीवन, भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र का है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी मुक्तबोध की रचना है, मुक्तबोध की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2, बी का 3, विकल्प ये। जिन भाई बहनों ने बिल्कुल सही विकल्प का चुनाव किया है ए को लाग करके, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। लक्ष्मी नई होती है, नई कविता के प्रतिमान। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम के स्वरूप वाला व्यक्ति करेगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव के दान कर दें, है ना। शिव कुमार का भक्ति काव्य और लोक जीवन है, और मुक्तिबोध का नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1632 है कि शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़वाद को स्वीकार किया ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? शुक्ल जी ने ना तो रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमीवाद को। ये कथन किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का है, रामविलास शर्मा का है, नामवर सिंह का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है, सिर्फ विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी रामविलास शर्मा का कथन है कि शुक्ल जी ने ना तो रूढ़वादी को स्वीकार किया ना तो व्यक्तिवादी को। अब देखिए, जो व्यक्ति राम विलास करता है ना, वो रूढ़वादी और व्यक्तिवादी दोनों को माफ कर, ना तो रूढ़वादी होता है ना तो व्यक्तिवादी होता है। ऐसे कुछ ध्यान में रख करके इन्हें अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं शुक्ल जी ने ना तो भारत में के रूढ़वाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा कृति प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रेमचंद में लोग विलास करते हैं, भारत में लोग विलास करते हैं, निराला में लोग विलास करते हैं, साहित्य और संस्कृत में विलास करते हैं, भारत की भाषा समस्या में लोग विलास करते हैं, प्रकृति और परंपरा में विलास करते हैं, और भाषा साहित्य और संस्कृत में लोग विलास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में लोग विलास करते हैं। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 1633 है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? 1633 का जवाब दीजिए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त कृति मेघनाद वध। मेघनाद वध को किसने माना? मेघनाद का वध राम स्वरूप चतुर्वेदी। मेघनाद का वध राम स्वरूप करते हैं, है ना। देखे होंगे मेघनाद का वध राम के स्वरूप जो छोटे भाई हैं रावण लक्ष्मण जी करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उपयुक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी नव लेखन 1960 में, भाषा और संवेदना में राम का स्वरूप होता है, आगे और आधुनिक रचना की समस्या राम का स्वरूप है, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां राम के स्वरूप की होती हैं, ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, जयसी ग्रंथावली 1924 में, भ्रमर गीत सार 1925 में, रश्मिमांसा 1949 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर 1941 में,
और कालिदास की लालित योजना 1965 में, भी ध्यान में आप रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1634 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये कालिदास की निशुल्कता और कविता कलाप, कविता कलाप कुमार संभव सार, कुमार संभव सार कविता कलाप और कालिदास की निरंकुशता, या कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। तो विकल्प डी महावीर प्रसाद की जो आलोचनात्मक विधा की रचनाएं हैं, विकल्प डी कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही दो हैं। अब प्रश्न संख्या 1635 है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है, और सबसे पहले आप बताइए इसके लेखक कौन है? तो बिल्कुल दूसरी परंपरा की खोज जो करते हैं, जो नामवर लोग होते हैं, वो दूसरी परंपरा की खोज करते हैं, नामवर जी की रचना है ना। अब कौन सी विधा है? आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है, कहानी है, ललित निबंध है। तो चूंकि हम लोग आलोचना विधा पढ़ रहे हैं, इसलिए आलोचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। रचना नामवर लोग की है, नामवर लोग। दूसरी परंपरा की खोज कौन करते हैं? नामवर लोग करते हैं। नामवर सिंह की रचना है, इनकी अन्य रचनात्मक कृतियां हैं। बकलम खुद नामवर होता है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामवर व्यक्त करते हैं। छायावाद वही कर सकता है जो नामवर होता है। इतिहास और रचना नामवर व्यक्ति की होती है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर व्यक्ति की हैं, और कहानी, नई कहानी वही बनाता है जो नामवर व्यक्ति होता है। कविता के नए प्रतिमान नामवर के हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामवर लोग करते हैं। वाद विवाद संवाद जो नामवर व्यक्ति है उन्हीं का होता है, और आलोचना के मुख से नामवर व्यक्ति निकलता है। अब प्रश्न संख्या 1636 है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विख्यात कौन है? विख्यात मार्क्सवादी जो राम में विलास करते हैं, जो राम में विलास करते हैं वो विख्यात मार्क्सवादी होते हैं। विख्यात मार्क्सवादी रामविलास शर्मा, ध्यान में रख लीजिएगा, और हमेशा के लिए इन्हें ऐसे दिमाग में छाप लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1637 है कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत है? कबीर सुर तुलसी, जायसी सुर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिवेणी में तू सो जा, त्रिवेणी में तू सो जा, तू सो जा, तुलसी सुर जायसी। विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेहसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 1638 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरतायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजार होता है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजार होता है। हजार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा, और इस विकल्प को ऐसे ही लॉक कर लीजिएगा। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृत की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चिंतामणि काव्य में अव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतीय नरिश्चंद आदि रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1639 है कि भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतीय युग हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में लोग विलास करते हैं। अब भारतीय युग में भी लोग विलास करते हैं, है ना। प्रेमचंद युग में लोग विलास करते हैं। विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय युग और हिंदी साहित्य के विकास परंपरा, प्रगति और परंपरा में लोग विलास करते हैं। आस्था और सौंदर्य में लोग विलास करते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्या में लोग विलास करते हैं। भाषा साहित्य और संस्कृत में लोग विलास करते हैं। मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य में लोग विलास करते हैं। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार आदि आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। कहानी और नई कहानी में लोग विलास करते हैं। कविता के नए प्रतिमान में लोग विलास करते हैं। छायावाद में लोग विलास करते हैं। दूसरी परंपरा की खोज में लोग विलास करते हैं। विलास फार नामवर, यहाँ पे देखिए नामवर सिंह की रचनाएं हैं, ध्यान में रख लीजिएगा यहाँ से, है ना। नई कहानी नई कहानी, है ना, में नामवर, कविता के नए प्रतिमान में नामवर लोग होते हैं। छायावाद में लोग नामवर होते हैं।
अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा साहित्य और संस्कृत, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत भाषा परिवार आदि आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। कहानी और नई कहानी नामवर सिंह की है, ध्यान में रख लीजिएगा। कविता की नई प्रतिमा नामवर सिंह की है। छायावाद नामवर सिंह की, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। आदि आलोचनात्मक क्रिया नामवर है, ध्यान में रख लीजिएगा, नामवर सिंह की है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 1640 है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी डॉक्टर विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी विचारधारा के समीक्षक हैं, ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अब कल इसके अगले भाग को लेकर के हम सुबह 7 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।